नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पहले वाली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हरियाणा के विभिन्न एग्ज़ाम से जुड़े हुए कुछ जनरल स्टडी के क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में फिर से स्टडी करेंगे, और जो कि आने वाले काफ़ी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत सारे हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एक बार फिर से जनरल स्टडी के उन क्वेश्चंस को, और विशेषकर साइंस के जो क्वेश्चन इन विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं उनके बारे में फिर से डिस्कस करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, ये जुड़ा हुआ है विभिन्न प्रकार के जो प्रतिरोध हैं उनको किस प्रकार से संयोजित किया जाता है, अरेंज किया जाता है विद्युत परिपथ के अंदर, उनसे जुड़ा हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है ये दिखा रहा है कि दो प्रतिरोधक हैं 24 ओम का और 6 ओम का, उनको श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, तो उनकी कुल प्रतिरोधकता ज्ञात करनी हमें। तो देखिए, पहले तो हम समझेंगे कि प्रतिरोधक होते क्या हैं और क्यों उनको अरेंज किया जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होते क्या है। प्रतिरोधक जो होते हैं उनके दो क्रम में संयोजन होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम जो यहाँ पे पूछा गया है, दूसरा होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक, उसके बाद में एक, उसके बाद में एक, यानी इस तरह से अलग अलग प्रतिरोधक है उनको अरेंज किया जाता है एक के बाद एक, जिसमें पहले प्रतिरोधक का अंतिम सिरा दूसरे के पहले से, और दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के पहले से, और तीसरे का अंतिम चौथा, और इस तरह से चलता रहता है। तो वो होता है श्रेणी क्रम, उसको कहते हैं श्रेणी क्रम का संयोजन। दूसरा, अगर हम बात करें कि अलग अलग प्रकार के जो प्रतिरोधक है, अगर उनका पहला सिरा है वो पहले सिरे से जुड़ा रहे और अंतिम सिरा है वो अंतिम सिरे से जुड़ा रहे, तो वो होता है समांतर क्रम का प्रतिरोधक क्रम। तो इस प्रकार के जो प्रतिरोधक होते हैं उनका प्रतिरोध, जो कुल प्रतिरोधकता ज्ञात की जाती है वो अलग अलग प्रकार से की जाती है। यहाँ पर हमें दो श्रेणी क्रम के प्रतिरोधक दिए गए हैं, एक 24 ओम का और एक 6 ओम का। तो इनका अगर श्रेणी क्रम में निकालना है तो श्रेणी क्रम में निकालने का एक ही तरीका है, सीधा सीधा इन दोनों का टोटल कर दिया जाता है, तो वो श्रेणी क्रम की कुल प्रतिरोधकता ज्ञात हो जाती है। तो यहाँ पर 24 और 6 कितने होते हैं, टोटल 30 जो इसका राइट आंसर है वो श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध है वो आ जाएगा, परिपथ की कुल प्रतिरोधकता है वो आ जाएगी, यानी 30 ओम है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और इसलिए इसको ओम लिखा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 24 और 6 दोनों का जोड़ हो जाएगा, श्रेणी क्रम में संयोजन के कारण 30 ओम हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगर मान लो कि इसी को अगर ये कह देते समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में अगर इनको जोड़ा जाता है तो 1/24 प्लस 1/6, क्योंकि जो समांतर क्रम का प्रतिरोध होता है वो 1/r इस तरह से लिया जाता है अगर हम निकालते हैं तो, ठीक है। तो फिर इनका टोटल है वो निकाला जाता है उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पर श्रेणी क्रम का पूछा गया है तो हमें श्रेणी क्रम का बताना है जो कि 30 ओम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर यानी जो दाब है उसकी एसआई यूनिट क्या है। दाब की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है उनका एक अपना अलग इतिहास है, उसके बारे में हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर दाब की जो अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई पूछी गई है वो क्या है। दाब की जो अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई होती है वो यहाँ पर राइट आंसर है पास्कल, ठीक है। दाब की इकाई है पास्कल। ये जो लिखा गया है न्यूटन, न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है। ये दोनों अंत में लिखी गई हैं किलो कैलोरी और जूल, ये दोनों ऊर्जा के मात्रक हैं। ऊर्जा को मापा जाता है जूल में और कैलोरी में। यहाँ पर जूल और कैलोरी का संबंध होता है आपस में। एक कैलोरी है वो 4.186 जूल के बराबर होती है। एक कैलोरी जो है वो 4.186 जूल के बराबर होती है। और अगर वहीं पर पूछा जाए कि एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, तो वो होते हैं 0.239 या 0.2388 भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं पर, उसके बराबर होते हैं एक जूल के अंदर कैलोरी की मात्रा। और एक कैलोरी के अंदर जूल की मात्रा पूछी जाए तो वो होती है 4.186। कहीं कहीं पर ये अलग अलग बुक्स के अंदर 4.184 भी लिखा हुआ मिलेगा। तो वो एग्ज़ाम में आने पर निर्भर करता है किस प्रकार से आता है, कि 4.186 ऑप्शन में आता है या 4.184 आता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, तो वो होते हैं 0.2388 या फिर 0.239, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, कैलोरी और जूल है ऊर्जा के मात्रक हैं, न्यूटन जो है बल का मात्रक, और पास्कल है वो
दाब का मात्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला जो प्रश्न है उसके अंदर ये पूछा गया है कि एक नाभिकीय प्रतिक्रिया या अभिक्रिया है जहाँ पर एक परमाणु का नाभिक छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो नाभिक का, किसी परमाणु के बड़े नाभिक का छोटे छोटे भागों में टूटना, वो कहलाता है नाभिकीय विखंडन, जो कि राइट आंसर है यहाँ पर इसका। बाकी की जो प्रक्रियाएं हैं, चौथा तो सिर्फ नाभिकीय दे रखा है, तो यहाँ पर इसका कोई तुक ही नहीं बनता, नाभिकीय इसके आगे कुछ मेंशन नहीं है। सेकंड ऑप्शन है नाभिकीय संयोजन। संयोजन या नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, इसका मतलब होता है छोटे छोटे नाभिकों का जुड़ना और एक बड़ा नाभिक बनाना। ये जो प्रक्रिया है नाभिकीय संयोजन की, हाइड्रोजन बम इस पर आधारित होता है, और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है इसके ऊपर परमाणु बम है आधारित होता है। ये जो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर नाभिकीय संलयन लिखा हुआ मिले कहीं पर, तो ये अभिक्रिया है हमारे सूर्य के अंदर, यही प्रक्रिया चलती है नाभिकीय संलयन की, जहाँ पर छोटे छोटे नाभिक हैं वो हाइड्रोजन के जुड़ करके हीलियम के नाभिक बनाते हैं और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं, जो कि सूर्य के द्वारा हमें प्राप्त होती रहती है। नाभिकीय विखंडन में होता है कि परमाणु का जो एक बड़ा नाभिक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है न्यूट्रॉनों की बौछार के कारण, और परमाणु बम इसी पर आधारित है और उसमें भी काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसके अलावा ये जो दे रखा है वर्ड नाभिकीय संघनन, संघनन का मतलब होता है कंप्रेस होना यानी सिकुड़ना। तो ये शब्द है, ये सेल बायोलॉजी में इंपॉर्टेंस रखता है ज़्यादा, यहाँ पर ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इसका मतलब होता है नाभिक का सिकुड़ना, नाभिकीय संघनन। तो यहाँ पर ये आंसर इसके लिए मैटर नहीं करता, हमारा राइट आंसर है नाभिकीय विखंडन, जिसमें परमाणु का नाभिक छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक जलीय घोल का उदाहरण है? जलीय घोल का उदाहरण पूछा गया है। जलीय घोल क्या होता है, किस प्रकार का होता है? तो इसमें जो उदाहरण आएगा वो रहेगा कि चीनी जो है, ऑप्शन है वो क्या है, चीनी एक जलीय घोल का उदाहरण है, जल और शर्करा का मिक्सचर होता है ये। अब इसके अलावा और भी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर, चीनी क्या है जलीय घोल का उदाहरण इसमें, और उसके अलावा जो ऑप्शन बाकी दे रखे हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर बेंजीन जो है, बेंजीन क्या है, बेंजीन के सूत्र के बारे में पूछे तो C6H6 होता है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है एक, और ये है कार्बन डाइसल्फाइड। और यहाँ पर एक दे रखा है ईथर, जिसको डाई इथाइल ईथर भी कहा जाता है। डाई इथाइल ईथर का अगर सूत्र पूछा जाए तो ये होता है C4H10O। इसके अलावा ये अलग प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, अलग प्रकार में हम ईथर का सूत्र देखें तो वो किस प्रकार से मिल सकता है, वो आपको मिल सकता है CH3CH2O CH2CH3, इस तरह से भी इसको लिखा हुआ मिल सकता है डाई इथाइल ईथर को। या फिर एक और तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो है C2H5 ट्वाइस O। तो ये विभिन्न प्रकार से डाई इथाइल ईथर का सूत्र है वो आपको देखने को मिल सकता है, अलग अलग प्रकार से आप इसको देख सकते हो। तो ये इनके बारे में जानकारी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला जो प्रश्न है वो है हमारी पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी से जुड़ा हुआ। अब इसके अंदर ये पूछा गया है कि जब आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने जो तैयार की थी और उसी के आधार पर उसमें तत्वों को वर्गीकृत किया गया था हेनरी मोजले। उससे पहले मेंडलीफ, डॉबेराइनर और न्यूलैंड्स हैं, उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था अपने अपने आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी जो कि 118 तत्वों से बनी हुई है, उसके अंदर तत्वों को वर्गीकृत किया गया है उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर। और उसके अंदर क्या पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर कि जो तत्व हैं हम आवर्त सारणी में दाएं से बाईं ओर चलते हैं तो तत्वों का परमाणु क्रमांक है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दायां और बायां हिस्सा कौन सा है, तत्वों की जो वर्गीकरण है उसमें आवर्त सारणी में इस साइड जो हिस्सा है वो लेफ्ट हैंड साइड है और इस साइड वाला राइट हैंड साइड है यानी दायां हिस्सा है। तो इसमें पूछा गया है कि जब हम बाईं ओर चलते हैं, बाईं ओर इस ओर चलेंगे, इस ओर चलेंगे यहाँ से इधर की तरफ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उनके परमाणु क्रमांक पर। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है वो है कि जब हम बाईं ओर चलते हैं तो परमाणु क्रमांक है वो घटता है, क्योंकि जो तत्वों को रखा गया है वो उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। तो जब हम दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो परमाणु क्रमांक है वो घटेगा। कुछ और कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए
कि आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है तो किस प्रकार से रखा गया है। तत्वों को रखा गया है उसमें जो इस प्रकार की जो लाइनें हैं, आड़ी लाइनें हैं, और उनको कहा गया है आवर्त। उनको कहा गया है आवर्त या फिर पीरियड्स भी बोला जाता है उनको। पीरियड्स या आवर्त जो आड़ी लाइनें होती हैं तत्वों के वर्गीकरण की, उनको कहा जाता है। और टोटल ये होते हैं 7, संख्या में 7 है। जबकि आवर्त सारणी के अंदर इस तरह के ऊपर से नीचे की तरफ रखा गया तत्वों को, उनकी संख्या है कुल 18 और उनको कहा जाता है वर्ग या ग्रुप्स। वर्ग या ग्रुप्स कहा जाता है उनको। तो 18 वर्ग या ग्रुप्स होते हैं, 7 आवर्त होते हैं जिनको पीरियड्स भी कहा जाता है आवर्त सारणी के अंदर। और हम उनके अंदर बाएं से दाएं या दाएं से बाएं बढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या फ़र्क पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2-3 बातें और जान लेते हैं हम आवर्त सारणी के बारे में कि एक होती है आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो ये आयनिक ऊर्जा बढ़ती है। इसके अलावा एक होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बारे में बात करें तो बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो वो भी बढ़ेगी, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये दोनों चीज़ें बढ़ती हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनिक ऊर्जा। बाएं से दाएं जाएंगे और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये बढ़ेगी। इसके अलावा अधात्विक कैरेक्टर, अधात्विक कैरेक्टर मतलब क्या है कि अधातुएं होती हैं वो हमेशा ही दाएं साइड में होती हैं और धातुएं हैं वो बाईं साइड में रखी गई हैं आवर्त सारणी के अंदर। तो अधात्विक कैरेक्टर है वो हम दाईं साइड में जाएंगे तो बढ़ेगा, जबकि बाईं साइड में जाने पर धात्विक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि इस साइड में जो है धातुएं रखी गई हैं। बाईं साइड की अगर हम बात करें तो धातुएं हैं वो बाईं साइड में होती हैं और राइट हैंड साइड में अधातुएं रखी गई हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ थी आवर्त सारणी के बारे में। परमाणु क्रमांक है वो जब हम बाईं ओर चलते हैं तो वो क्या होता है, घटता चला जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है संबंधित प्रतिरक्षाकरण या इम्यूनाइजेशन से संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रतिरक्षीकरण की प्रक्रिया, इम्यूनिटी जो है हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी प्रक्रिया किसको विकसित करती है। इम्यूनाइजेशन है वो किसको विकसित करता है, वो विकसित करता है कृत्रिम प्रतिरक्षा को। अब इनके बारे में एक एक शब्द हम जान लेते हैं, एक एक लाइनें। एक होती है प्राकृतिक प्रतिरक्षा, जो कि हमारे जन्म से ही जो प्रतिरक्षी तंत्र हमारे अंदर विकसित होता है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जो हमारे अंदर विकसित होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो हमारी प्रतिरक्षा करती हैं, बीमारियों से रक्षा करती हैं, उसको प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहते हैं। एक होता है कृत्रिम प्रतिरक्षा, जो कि कृत्रिम रूप से दी जाती है इंजेक्शन वगैरह के द्वारा, तो उसको कहते हैं कृत्रिम प्रतिरक्षा, जो हमें बीमारियों से बचाने के दौरान दी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनुकूलनशील प्रतिरक्षा, अनुकूलनशील प्रतिरक्षा क्या होती है, ये वो प्रतिरक्षा होती है जब हमारे शरीर में एक बार हम प्रतिरक्षी पदार्थ ले लेते हैं तो आगे वैसी ही प्रकार की बीमारी या पैथोजन का सामना होने पर हमें वो मेमोरी सेल्स हैं दोबारा उसी के अकॉर्डिंग काम करती हैं, तो उसको कहते हैं अनुकूलनशील। यानी पहले जैसा ही वातावरण हमारे शरीर के अंदर, पहले जैसे ही रोगाणु हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने पर हमारी मेमोरी सेल जो होती हैं प्रतिरक्षा तंत्र की, वो अपना कार्य करती हैं, उसको कहते हैं अनुकूलनशील प्रतिरक्षा। और ये जो ऑप्शन है अकर्मण्यक प्रतिरक्षा, अकर्मण्यक प्रतिरक्षा जिसको पैसिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है, अकर्मण्यक प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी क्या होती है कि जब हम इम्यूनाइजेशन करते हैं तो किसी दूसरे जीव से कुछ एंटीबॉडीज़ प्राप्त करते हैं। दूसरे जीव से प्राप्त एंटीबॉडीज जो होते हैं वो हमारे शरीर में प्रविष्ट करवाए जाते हैं, और उस प्रकार की जो इम्यूनिटी है उसको कहा जाता है अकर्मण्यक प्रतिरक्षा या फिर पैसिव इम्यूनिटी। तो आई होप कि ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है उसके अंदर पूछा गया है साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश, कि कोशिका विज्ञान किसका अध्ययन है। कोशिका विज्ञान जाहिर सी बात है ये साइटो शब्द है, ये जुड़ा हुआ है कोशिका से, तो कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी वो क्या है, कोशिका अध्ययन है। इसी इसका राइट आंसर है ये कोशिका, साइटोलॉजी का, साइटोलॉजी मीन कोशिका का अध्ययन। अगर हम बात करें अलग अलग शब्द और लिखे गए हैं उनके बारे में, तो अस्थि जो है उससे शब्द जुड़ा हुआ है ओस्टियो। तो अगर ये पूछा जाए ओस्टियोलॉजी है वो किसका अध्ययन है, वो होता है अस्थि यानी हड्डियों का। इसके अलावा यहाँ पर एक शब्द और है त्वचा, त्वचा से शब्द जुड़ा हुआ है डर्मा। तो अगर डर्मेटोलॉजी होता है पूछा जाए वो किससे जुड़ा हुआ है, वो त्वचा का अध्ययन होता है।
और त्वचा के बारे में एक सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है कि त्वचा जो है, हमारा स्किन है, वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी ऑर्गन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, प्रीवियस एग्जाम के अंदर आया हुआ है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो क्या है, तो वो है हमारी स्किन या त्वचा, जो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को ढके रखती है। इसके अलावा एक शब्द यहाँ पर लिखा गया है, इंग्लिश में देखिए आप, ट्यूमर, ये जल्दी समझ में आएगा, लेकिन हिंदी में अर्बुद लिखा हुआ है। ये शब्द है, आसानी से समझ में नहीं आता, तो इंग्लिश का देखना बेटर रहता है। ट्यूमर्स क्या होते हैं, ट्यूमर होते हैं कि जब कैंसर होती है शरीर के अंदर, तो कोशिकाएं हैं अनियंत्रित रूप से विभाजित होकर बड़ी बड़ी शरीर के अंदर गांठ बना लेती हैं, और उन गांठों को ही ट्यूमर कहा जाता है। तो अर्बुद जो शब्द लिखा गया उन ट्यूमर के लिए लिखा गया है। और ये ट्यूमर या अर्बुद किससे होते हैं, ये होते हैं शरीर के अंदर कैंसर उत्पन्न होने से होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के ट्यूमर होते हैं, कैंसरस भी होते हैं, नॉन कैंसरस भी होते हैं, लेकिन बनते उसी प्रकार से हैं। तो अगर कैंसर का अध्ययन पूछ लिया जाए तो उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, कैंसर विज्ञान या ऑन्कोलॉजी बोला जाता है उसको। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि हमारे शरीर के अंदर हैमर और एनविल नाम की हड्डियां हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं। तो हैमर और एनविल, इनके साथ में एक प्रकार की हड्डी और होती है जिसको कहते हैं स्टेपेज। स्टेपेज, इसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे काफ़ी ज़्यादा कि स्टेपेज है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और लगभग 0.11 इंच की होती है। ये 0.11 इंच की होती है। और ये हैमर, एनविल और स्टेपेज है, ये तीनों प्रकार की हड्डियाँ हमारे कान के अंदर पाई जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर अपने आप में कि कान के अंदर 3 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती हैं, हैमर, एनविल और स्टेपेज। तो स्टेपेज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो लगभग 0.11 इंच के करीबन होती है। और अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है हमारे शरीर की, तो सबसे बड़ी हड्डी है वो हमारी फीमर होती है, थाई बोन। फीमर या थाई बोन होती है वो सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, हमारी लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात कर लें नी के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो पूछा जा सकता है कि नी की जो नी कैप होती है उसको क्या कहते हैं, तो वो होती है पेटेला, बोला जाता है उसको नी कैप, पेटेला या नी कैप। उसके ऊपर होती है फीमर और उससे नीचे होती हैं वो होती हैं टिबिया एंड फिबुला। 2 प्रकार की अलग अलग हड्डियां होती हैं। शोल्डर के अंदर भी 2 प्रकार की जो अलग अलग हड्डियां हैं जो हमारे ह्यूमरस यानी अपर आर्म को जोड़ती हैं। तो शोल्डर की जो हड्डियां हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो क्लेविकल और स्कैपुला, क्लेविकल और स्कैपुला 2 प्रकार की हड्डियां हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं, क्लेविकल और स्कैपुला। कॉलर बोन जिसको बोलते हैं वो पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन के बारे में बात करें तो फोर्थ ऑप्शन ब्रेन हमारे तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, मुख्य हिस्सा है। और इसके बारे में पूछा जाता है, इसके वजन के बारे में पूछ लिया जाता है तो 350 से लेकर के 1400 ग्राम तक इसका वेट है वो पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम के अंदर पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए ब्रेन का जो है कहाँ पाया जाता है तो क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स के अंदर पाया जाता है, हमारी खोपड़ी के अंदर पाया जाता है। और जिनके अंदर ब्रेन है वो क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट होता है, उन ऑर्गेनिज्म को क्रेनिएटा के अंदर रखा जाता है, क्रेनिएटा समूह के अंदर रखा जाता है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें जी जानने वाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जनरल स्टडी का एक क्वेश्चन है, इतिहास का प्रश्न है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। और सभी को पता भी होना चाहिए कि ये जो 13 अप्रैल का दिन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये किस साल हुआ था। तो यहाँ पर आपको सबको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था। और जलियांवाला बाग ये पंजाब के अंदर है, आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस कर लें 2-3 और अलग साल दिए हुए हैं। तो 1857 है, वहाँ पर वो हमारे भारत के अंदर अपना एक अलग इतिहास रखता है। 1857 की क्रांति के बारे में आप सब जानते होंगे। इसके अलावा अगर हम 2 साल और दिए हैं, 1931 की बात करें तो 1931 में अलग अलग घटनाएं हुई थी, जिसमें एक था 5 मार्च को गांधी इरविन पैक्ट है वो लागू हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च को यहाँ पर हम आपको बता सकते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसके अलावा बात करें हम तो 27 फरवरी जो है, 27 फरवरी 1931, इस दिन
एक महान क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी शहादत हुई थी अल्फ्रेड पार्क के अंदर। और इसके अलावा एक दिन और जिसको आप जानते ही हो, 23 मार्च 1931, जिस दिन हमारे देश के महान देशभक्त थे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी दी गई थी। तो ये 3 डेट अपने आप में इम्पोर्टेंट है 1931 के लिहाज से। उसके बाद अगर हम बात करें, एक और साल दिया गया है 1921। 1921 में क्या हुआ था कि इस दिन जो हमारे हिंदी के महान संगीतकार हुए हैं साहिर लुधियानवी, साहिर लुधियानवी लुधियाना से संबंध रखते थे, उनका जन्म भी 1921 में हुआ था। इसके अलावा एक फिल्मकार थे सत्यजीत रे, सत्यजीत रे, उनका जन्म भी 1921 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए इन अलग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि प्रत्येक वर्ष इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस किस दिन होता है, तो वो होता है 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है वो कब आता है, वो आता है 1 मई को। इसके अलावा 5 मार्च है, 5 मार्च को कोई विशेष दिन नहीं है, लेकिन 5 मार्च के 3 दिन बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। और 15 मार्च को अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो मनाया जाता है। 15 अगस्त है वो हमारी आज़ादी का दिन है। और 14 नवंबर आप जानते हो बाल दिवस है। तो ये अलग अलग दिन है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है अपने अपने लिहाज से। तो ये अलग अलग दिन अपना अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। तो आज के लिए जो क्वेश्चंस हैं उनको यहीं पर रोकते हैं। कल हम फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में आपके सामने पेश होंगे और उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अलग अलग ऑप्शन के साथ में। तो बाकी की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।